एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया और डिजीज पढ़ रहे थे। डिजीज का अपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और अपना अगला टॉपिक बैक्टीरिया चल रहा था। बैक्टीरिया के अंदर अपने थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ पढ़ लेते हैं। आज अपने पढ़ेंगे जीवाणुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में जनन। जीवाणु में जनन, जीवाणु में जनन अपने दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपने वर्टिकल जीन ट्रांसफर, दूसरा पढ़ेंगे अपने हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। वर्टिकल जीन ट्रांसफर में क्या होगा कि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जीन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, वर्टिकल। दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि समान पीढ़ी के जीवाणुओं में जीन ट्रांसफर होगा, उसे में क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। पहले आईडी डाल लो अपने वर्टिकल, वर्टिकल जीन ट्रांसफर। यानी लंबवत, लंबवत जीन स्थानांतरण। लंबवत जीन स्थानांतरण इसमें लिखो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इसमें लिख लो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन स्थानांतरण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन या डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ है किसी से, जीन ब्रेक तो लिख लेना चाहिए, डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ, जीन का स्थानांतरण क्या कहलाता है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर। वर्टिकल जीन ट्रांसफर में क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन का स्थानांतरण क्या कहलाता है, वर्टिकल। एग्जांपल लिख लेना, सूत्र विभाजन में बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन लिख लेना, द्विखंडन, ब्रेक में लिखना द्विखंडन। अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं जीवाणुओं में जन्म, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कल अपना है वर्टिकल जीन ट्रांसफर। वर्टिकल जीन ट्रांसफर में क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन स्थानांतरण क्या कहलाता है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर। इसको नोट कर लो। फिर अगला आपने पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में क्षैतिज जीन स्थानांतरण। इसको उतार लो पहले, वर्टिकल जीन ट्रांसफर, लंबवत जीन स्थानांतरण। इसमें होता है कि जीवाणुओं में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन का स्थानांतरण वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहलाता है। केवल डेफिनेशन देके पूछ लेते हैं निम्न में से वर्टिकल जीन ट्रांसफर कौन सा है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन स्थानांतरण क्या कहलाता है। चार ऑप्शन देते हैं भी, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, वर्टिकल जीन ट्रांसफर, मीडियम जीन ट्रांसफर, ऐसे करेंगे। दूसरी हेडिंग डाल लो, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर यानी हिंदी में लिख लो क्षैतिज जीन, क्षैतिज जीन स्थानांतरण। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या क्षैतिज जीन स्थानांतरण। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि समान पीढ़ी के जीवाणुओं में जीन का स्थानांतरण, समान पीढ़ी के जीवाणु में जीन स्थानांतरण।
क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कंडीशन क्या होगी कि जो भी जीवाणु होंगे वो समान पीढ़ी पे होंगे, समान पीढ़ी के होने चाहिए। इस समान पीढ़ी के जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या क्षैतिज जीन स्थानांतरण। इसमें अपने आगे 3 प्रकार पढ़ेंगे भी, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। पहले आप इस डेफिनेशन लिख लो फिर इसको बताएंगे। ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या होता है, जैसे 2 जीवाणु है समान पीढ़ी के, ये दोनों जीवाणु क्या होंगे भी, अपने पहले पढ़ा था भी, पिल्ली या पाइलाई के द्वारा क्या है कि जीवाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या संयुग्मन होता है। पिल्ली या पाइलाई के माध्यम से दोनों जीवाणु के एक दूसरे के क्या संपर्क में आएंगे, संपर्क में आएंगे तो क्या इनका आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए वो क्या एक दूसरे के अंदर आ जाएगा। फिर वापिस 2 जीवाणु के वापिस 2 भागों में फंड जाएंगे और दोनों क्या है कि एक एक नए जीवाणु का निर्माण करेंगे। शुरुआत में क्या होगी, 2 जीवाणु है, दोनों जीवाणु पिल्ली या पाइलाई के माध्यम से क्या है दोनों में संयुग्मन हो गया, पास में आएंगे, पास में आने में दोनों का डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के एक दूसरे के अंदर आ जाएगा। फिर दोनों क्या है कि अलग अलग भाग में बंट करके है कि अलग अलग नए नए जीवाणु का निर्माण करेंगे, नए नए दो नए बैक्टीरिया का निर्माण होगा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या क्षैतिज जीन ट्रांसफर लिखो, समान पीढ़ी के जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसमें क्या है कि आगे 3 प्रकार पढ़ेंगे अपने, एक तो पढ़ेंगे बैक्टीरियल कंजुगेशन यानी संयुग्मन, संयुग्मन, दूसरा होगा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा होगा बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, ये चीजें हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ये हॉरिजॉन्टल में होगा, लिख लिया आपने हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, तो आगे हेडिंग डालो कंजुगेशन या संयुग्मन। इसी के अंदर ही है, ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में ही है। ए लगा के लिख लो, कंजुगेशन या संयुग्मन। इसमें क्या होता है, एक जीवाणु, पहले इसमें डेफिनेशन लिख लो भी, एक जीवाणु का दूसरे जीवाणु के संपर्क में आने पर जीन स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या कहलाता है, संयुग्मन या कंजुगेशन या संयुग्मन क्या होता है, एक जीवाणु का दूसरे जीवाणु के संपर्क में आने पर जीन का स्थानांतरण क्या कहलाता है, कंजुगेशन या संयुग्मन कहलाता है। लिख लो, एक जीवाणु का दूसरे जीवाणु के संपर्क में आने पर जीन स्थानांतरण। कंजुगेशन की खोज किसने की थी, टोटम और लीटरबर्ग ने। लीटरबर्ग ने किसमें की थी, ई कोलाई जीवाणु में की थी। ई कोलाई जीवाणु में कंजुगेशन या संयुग्मन खोज किसने की थी, टोटम और लीटरबर्ग ने। कंजुगेशन या संयुग्मन
नोट कर लिया कि कंजुगेशन से उनके होते हुए दो बैक्टीरिया के आपस में संपर्क में आने पर जीन स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? संयुग्मन या कंजुगेशन कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? टोटम और लीडरबर्ग ने। किसमें? ई कोलाई जीवाणु में की थी। दो जीवाणु के आपस में संपर्क में आएंगे तब क्या है कि एक नए जीवाणु का निर्माण होगा। ये दोनों में जीन स्थानांतरण होने के बाद अलग अलग के दो भागों बन जाएंगे, दो अलग अलग नए जीवाणु का निर्माण। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन। पहला हो गया अपना कंजुगेशन या संयुग्मन, लिख लिया सभी ने। दूसरा लिखो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि स्वतंत्र या नगण्य जीवाणु है ना, उसका वातावरण के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा क्या है कि जीन स्थानांतरण होना। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में लिखो नगण्य, स्वतंत्र या नगण्य जीवाणु, स्वतंत्र या नगण्य स्वतंत्र या नगण्य डीएनए का, स्वतंत्र या नगण्य डीएनए का वातावरण से जीवाणु द्वारा ग्रहण करना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। स्वतंत्र या नगण्य डीएनए कर लो या जीन कर लो या अनुवांशिक पदार्थ कर लो, एक ही बात है। का वातावरण से क्या है कि जीवाणु द्वारा ग्रहण करना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? ग्रिफ्थ ने की थी। खोज ग्रिफ्थ ने की थी। किसमें की? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में। ग्रिफ्थ ने किसमें की? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु में। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या होता है? स्वतंत्र या नगण्य डीएनए या जीन हो गया, उसका क्या है? वातावरण से क्या है कि जीवाणु द्वारा ग्रहण करना है, जीवाणु द्वारा क्या है कि जीन ट्रांसफर होना है, डीएनए ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? ग्रिफ्थ ने की थी। किसमें? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु में। नोट कर लो। लिख लिया। अगली हेडिंग लो ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में बैक्टीरियो के जनित जीवाणु भोजी द्वारा जीन स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन। ये इसमें लिखोगी एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु
एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज द्वारा जीन स्थानांतरण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। भी एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में क्या है भी अपने जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज के द्वारा क्या है जीन स्थानांतरण होना या डीएनए का स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? अपना ट्रांसलेशन कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? खोज जिंडर एंड लीडरबर्ग ने की थी। साल्मोनेला जीवाणु में जीवाणु कौन सा था? साल्मोनेला जीवाणु। साल्मोनेला जीवाणु है टाइफाइड बुखार होती है इसे ब्रेक में लिख लेना टाइफाइड बुखार का जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला। ये अपने क्या पढ़ा था कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन है, जीवाणुओं में जन्म पढ़ा था। पहला अपने क्या पढ़ा था? वर्टिकल जीन ट्रांसफर। वर्टिकल में अपने क्या पढ़ा था कि एक जीवाणु का दूसरे जीवाणु में जीन स्थानांतरण क्या कहलाता है? वर्टिकल जीन ट्रांसफर। अपने उसमें एग्जांपल देखा था बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन के अंदर। दूसरा आपने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल में अपने क्या कंडीशन देखी भी? हॉरिजॉन्टल में जीन स्थानांतरण होगा वो समान पीढ़ी के जीवाणुओं में होगा, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल में फिर अपने 3 प्रकार पढ़े थे। पहला पढ़ा था अपने पहला कौन सा था? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। पहला पढ़ा कंजुगेशन यानी कंजुगेशन या संयुग्मन। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक जीवाणु का दूसरे जीवाणु के संपर्क में आने पर जीन स्थानांतरण या डीएनए स्थानांतरण क्या कहलाता है? कंजुगेशन या संयुग्मन कहलाता है। उसमें हमने पढ़ा था इसकी खोज किसने की थी? टोट्टम या लीडरबर्ग ने इसकी खोज की थी। किसमें? ई कोलाई जीवाणु के अंदर। दूसरा आपने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्वतंत्र या नगण्य डीएनए या जीन है उसका वातावरण के द्वारा क्या है कि जीवाणु द्वारा ग्रहण करना या जीवाणु द्वारा क्या है कि वातावरण से जीवाणु द्वारा स्थानांतरण करना जीन का या डीएनए का क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा आपने कौन सा पढ़ा? ट्रांसडेक्शन। ट्रांसडेक्शन में क्या होता है कि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जीन स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? जीवाणु भोज या बैक्टीरियोफेज के द्वारा होगा। बैक्टीरियोफेज के द्वारा होगा, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? ट्रांसडेक्शन। इसकी खोज किसने की थी? जिंडर एंड लीडरबर्ग ने। जीवाणु कौन सा था? साल्मोनेला। ये जो टाइफाइड बुखार होती है वो साल्मोनेला जीवाणु के द्वारा ही होती है। ये अपना हो गया कि जीवाणुओं में जन्म कंप्लीट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट के डेफिनेशन है वो लिखेंगे अपने, पहले आप इसको नोट कर लो पूरा। नोट कर लिया है। अब अपने प्लांट पैथोलॉजी कुछ डेफिनेशन है और इंपॉर्टेंट लाइनें कुछ वो लिख लेंगे।
उसके बाद फिर अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे इसके अंदर। जीवाणु अपना कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपने फंगाई या कवक, फिर अपने माइकोप्लाज्मा, फिर अपने वायरस, ये चारों कंप्लीट करेंगे। फिर अपने क्या है कि अपने क्रॉप्स के अंदर जो भी डिजीज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपने लिखो भी परपोसी, परपोसी या ओस्ट। परपोसी अपने किसको बोलते हैं? वह जीव जिससे परजीव क्या है पोषण प्रदान करता है, उसे अपने क्या बोलते हैं? परपोसी या होस्ट। देखो इसमें वह जीव जिससे परजीवी क्या पोषण क्या प्रदान करता है। परपोषी, परपोषी क्या होता है कि जिससे क्या है कि जो परजीवी होते हैं वो पोषण प्रदान करता है। जैसे अपने क्रॉप हो गई, फल वृक्ष हो गए, उनसे क्या है कि ये परजीवी है वो पोषण प्रदान करेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे? परपोषी या होस्ट। फिर अगला है अपना परजीवी। परजीवी, परजीवी में क्या होता है कि वह जीव जो परपोषी से पोषण प्रदान करता है, वह जीव जो परपोषी से पोषण प्रदान करता है, इसको अपन क्या बोलेंगे? परजीवी या पैरासाइट। अगली डेफिनेशन लिखो संक्रमण या इन्फेक्शन। संक्रमण या इन्फेक्शन क्या होता है? रोगजनक का क्या है कि परपोषी में क्या है कि स्थापित होने की क्रिया को अपने क्या कहते हैं? संक्रमण। लिख लो इसमें रोगजनक की रोगजनक की परपोषी में स्थापित होने की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? संक्रमण या इन्फेक्शन। अपने बोलते नहीं, अपने इन्फेक्शन हो गया, जुकाम होगा, जुकाम का वायरस आ गया अपने अंदर, तो इन्फेक्शन या संक्रमण क्या है? रोगजनक का क्या है कि परपोषी में क्या है स्थापित होने की प्रक्रिया संक्रमण कहलाती है। अगला एक लिखो निवेश द्रव्य। अपने पढ़ा था ना निवेश द्रव्य के आधार पर रोग के प्रकार, उसमें अपने पढ़ा था बीज द्वारा, मृदा तो सॉइल द्वारा, एयरबोर्न। तो इसमें लिख लो कि रोगजनक का क्या है कि वह भाग जो परपोषी के संपर्क में आने पर क्या है कि रोग उत्पन्न करता है। इसमें लिखो रोगजनक रोगजनक का वह भाग जो परपोषी के संपर्क में आने पर रोग उत्पन्न करता है। परपोषी मतलब अपन इसमें तीन प्रकार से पढ़े थे निवेश द्रव्य में, सॉइल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा फैलने वाले रोग,
हवा के द्वारा फैलने वाले, बीज के द्वारा यानी सीड बोरन डिजीज, अपने 3 प्रकार पढ़े थे। उसमें अपना प्रोपोसिट द्रव्य क्या हो गया था, सोइल या बीज या एयर अपना क्या था, प्रोपोसिट था। कि रोगजनक का वह भाग जो प्रोपोसिट के संपर्क में आने पर क्या है कि रोग उत्पन्न करता है। जैसे मिट्टी में अपने पहले कोई रोगजनक या रोग का क्या है कि वो बैक्टीरिया है, उसके पहले से उपस्थित है, जब अपने को फसल बोएंगे तो उसके अंदर क्या है कि वो बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएगा, वो रोग उत्पन्न कर देगा, यानी निवेश द्रव्य। इंग्लिश में लिखो, देखो इनोकोलम, इनोकोलम। लिख ली डेफिनेशन। अब अपने परजीवी है ना, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। परजीवी में क्या है, 2 प्रकार से होते हैं, विकल्पी और अविकल्पी, यानी ओब्लिगेट और फैक्यूल्टेटिव। एक तो क्या है कि मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और एक क्या है कि जीवित जीवों से क्या है कि प्राप्त करते हैं भोजन। परजीवी या पैरासाइट, हेडिंग डालो आगे। परजीवी या पैरासाइट 2 भागों में बांट लो। अविकल्पी परजीवी या ओब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा लिख लो विकल्पी परजीवी या फैक्यूल्टेटिव पैरासाइट। फैक्यूल्टेटिव पैरासाइट विकल्पी और अविकल्पी। 2 परजीवी को अपने क्या 2 भागों में बांटा है। एक तो है अविकल्पी यानी ओब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा है विकल्पी या फैक्यूल्टेटिव पैरासाइट यानी विकल्पी। अविकल्पी में क्या होता है, रोगजनक के किस जीवित जीवों पर निर्भर रहता है। विकल्पी में क्या भी रोगजनक है, जो रोगजनक है वो अपना पोषण प्रदान करता है, वो किससे करता है, जीवित जीवों से। रोगजनक आगे लिख लो भी, जो पोषण प्रदान करेगा वो किससे करेगा, जीवित जीवों से। और विकल्पी में लिख लो भी, जो रोगजनक है वो अपना पोषण प्रदान किससे करेगा, मृतोपजीवी यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से। मृतोपजीवी से। रोगजनक विकल्प में जो रोगजनक है वो पोषण किससे प्रदान करेगा, मृतोपजीवी यानी मृत कार्बनिक पदार्थ यानी स्पेरोफाइट से। पर लेकिन कभी कभी क्या है कि मृतोपजीवी ना हो तो क्या है, लेकिन कभी कभी क्या है कि जीवित जीवों से भी कर लेता है, लिख लेना इसमें। लेकिन कभी कभी जीवित जीवों से भी पैरासाइट में अपने 2 प्रकार से पढ़ा है, यानी परजीवी। एक तो होता है विकल्पी परजीवी ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट या विकल्पी परजीवी में क्या होता है, जो रोगजनक होता है ना वो अपना पोषण प्रदान करता है, वो किससे करता है, जीवित जीवों से करता है। और विकल्पी में जो रोगजनक है वो अपना मृत कार्बनिक पदार्थ यानी मृतोपजीवी से करता है। पर इनके एग्जांपल है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। विकल्पी के अंदर कौन कौन आएगा, पहला है रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, वायरस,
वायरस और माइकोप्लाज्मा, ये किस में आएंगे? ये ओब्लिगेट पैरासाइट के अंदर आएंगे। रस्ट हो गया, वायरस हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, माइकोप्लाज्मा, इनकी जितने भी जीवाणु है ना वो किस में आएंगे? एविकल्पी के अंदर आएंगे। और इधर एग्जांपल लिख लो, विल्ट, सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा, विल्ट हो गया, सर्कोस्पेरा हो गया, फाइटोपथेरा हो गया, फाइटोपथेरा हो गया, पेरिकुलेरिया हो गया, पेरिकुलेरिया हो गया, और पीथियम हो गया, पीथियम या पाइथियम, पीथियम, जी जी। ये अपने परजीवी, परजीवी में दो है, एविकल्पी और विकल्पी। विकल्पी जो जीवों से पोषण प्रदान करता है, एविकल्पी विकल्पी जो कि मृतोपजीवी यानी स्पैरोफाइट से क्या है कि पोषण प्रदान करता है। इसके अंदर पहला हो गया अपने विल्ट रोग का जीवाणु, वो क्या है? विकल्पी है। सर्कोस्पोरा रोग का जीवाणु हो गया, फाइटोपथेरा का हो गया, पेरिकुलेरिया का हो गया, और पीथियम हो गया। नोट कर लो इसको। लिख लिया? प्लांट पैथोलॉजी के अंदर अपने डिजीज पढ़ेंगे, इतने कोई टफ शब्द नहीं है। सभी को क्या है कि प्लांट पैथोलॉजी में क्या है जो रोगजनक है उनके अपन नाम याद करेंगे ना वो टफ होगा, पर मैं आपको क्या है कि उसको इतने अच्छी तरीके से बताऊंगा आप वो आराम से याद हो जाएंगे। अभी डेफिनेशन लिखो, एक हाइपरप्लेसिया, एक लिखो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया यानी अतिवर्धन और अतिवृद्धि। हाइपरप्लेसिया को क्या बोलते हैं? अतिवर्धन। हाइपरट्रॉफी यानी अतिवृद्धि। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? अभी परपोषी पादप की कोशिका है ना,
पहले डेफिनेशन लिख लो। परपोषी पादप की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से परपोषी पादप की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने से होने वाली वृद्धि, संख्या में बढ़ोतरी होने से होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या है कि मैंने परपोषी पादप की कोशिका है ना, परपोषी पादप की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी ना, तब क्या है कि अपने इसमें हाइपरप्लेसिया में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसको अपने क्या कहेंगे? हाइपरप्लेसिया। जीवाणु की क्या है कि परपोषी पादप की कोशिकाओं में क्या है कि संख्या में बढ़ोतरी होने से होने वाली वृद्धि को अपन क्या कहेंगे? हाइपरप्लेसिया। और हाइपरट्रोफी के अंदर क्या होगा कि परपोषी पादप की कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होने से, आकार में बढ़ोतरी होने से होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी? हाइपरट्रोफी। आकार में बढ़ोतरी होने से होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी? हाइपरट्रोफी। दो वर्ड अपने पास क्या है? एक तो है हाइपरप्लेसिया, दूसरा कौन सा है? हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेसिया में क्या होगा कि परपोषी पादप की कोशिकाओं की संख्या है ना, इसमें बढ़ोतरी होगी, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने से जो वृद्धि होगी इसको तो अपने बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। से याद रखना, प्लेसिया से संख्या, अपने याद रह जाएगा। इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं कि कौन से में संख्या में बढ़ोतरी होती है और कौन से में आकार में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें अपने के एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। और ये डेफिनेशन के अलग एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हाइपरप्लेसिया किसे कहते हैं और हाइपरट्रोफी किसे कहते हैं। हाइपरप्लेसिया में क्या होगा कि परपोषी पादप की कोशिका है ना, उसकी संख्या में जो बढ़ोतरी होगी ना, उससे क्या है कि वृद्धि होगी, उसे तो कहेंगे अपने हाइपरप्लेसिया। परपोषी पादप की कोशिकाओं के आकार में जो वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि होने से जो बढ़ोतरी, वो आकार में बढ़ोतरी होने से जो वृद्धि होगी इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपरट्रोफी। इसे याद रखना कि हाइपरप्लेसिया से संख्या, इस संख्या में जो बढ़ोतरी होगी उससे जो वृद्धि होगी उसको बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। और जो आकार में बढ़ोतरी होगी जिससे वृद्धि होगी उसके बोलेंगे अपने हाइपरट्रोफी। लिख लो। लिख लिया हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेसिया में क्या होगा भी, परपोषी पादप की कोशिका है ना, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी तो वृद्धि होगी, उसको तो कहेंगे अपने हाइपरप्लेसिया। परपोषी पादप की कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होने से या बढ़ोतरी होने से जो वृद्धि होगी उसको अपने कहेंगे हाइपरट्रोफी। ये जो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछी हुई है। अगला लिखो इटियोलेशन या पांडुरता। इटियोलेशन यानी पांडुरता। पादपों में क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो पीलापन आता है उसको अपने क्या बोलते हैं? इटियोलेशन। लिख लो। प्रकाश की
अनुपस्थिति के कारण पादपों में पीलापन, पादपों में पीलापन आना क्या कहलाता है? इटियोलेशन। प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो अपने पादपों में पीलापन हो जाता है ना, उसको अपने क्या कहेंगे? इटियोलेशन या पांडुरता। लिखो अपने क्लोरोसिस। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस में लिखो पादपों के हरे भाग में, पादपों के हरे भाग में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के नष्ट होने से पीलापन आना, पीलापन आना क्या कहलाता है? क्लोरोसिस। क्या है कि जो अपने पादप होते हैं उसमें क्या है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के नष्ट होने से क्या है कि अपने पादप के पीले हो जाते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? क्लोरोसिस। एक अपने पढ़ते हैं नेक्रोसिस यानी उत्तक आंवला में अपने पढ़ते हैं नेक्रोसिस हो गया, उसमें क्या होता है? नेक्रोसिस, नेक्रोसिस या उत्तक रोग अपने पढ़ते हैं। आंवला के अंदर क्या है कि फ्रांसिस झूल के समय क्या है सबसे ज्यादा नेक्रोसिस की समस्या पाई जाती है। फ्रांसिस झूल आंवला के समय उसमें क्या होता है? नेक्रोसिस में इसमें क्या होता है? स्थानीय कोशिकाएं होती है ना पादप की, या स्थानीय कोशिका हो गई या उत्तक हो गए, उनकी क्या है? मृत्यु हो जाती है, यानी वो झुलस कर क्या है कि मर जाते हैं। स्थानीय कोशिका या उत्तकों की मृत्यु होना, उत्तकों की मृत्यु होना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस या उत्तक से। कोई बूझ ले उत्तक से रोग कैसा होता है? उसमें क्या होता है? क्या होता है? स्थानीय कोशिका उत्तक होते हैं, वो क्या है? पादपों में मर जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस या उत्तक से रोग। एक और लिख लो अपने ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में क्या है? पादप रोगों के कारणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी। पादप रोगों के कारणों का अध्ययन, कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी। ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, वो अपने लिख लिए, नोट कर लो इसको।
लिख दिया सभी ने। अब अपने क्या है कि जो बैक्टीरिया के बारे में मैंने पढ़ा है, पादपों में रोग फैलाने वाले लघु जीवाणु होते हैं, उसमें देखेंगे भी अपने कौन कौन से समूह है, यानी फाइलम में कौन कौन से अपने जीवाणु आते हैं। भी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव जीवाणु पढ़े थे अपने, भी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कौन से फाइलम में आता है, ग्राम नेगेटिव कौन से में आता है, राइजोबियम कौन से क्या है कि फाइलम या संघ में आते हैं। तो अपने क्या है कि जीवाणुओं को फाइलम के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। मेन अपने 3-4 फाइलम है, संघ है ना, उसी को पढ़ेंगे, सभी को नहीं पढ़ेंगे अपने। ये वैसे तो अपने क्या 15, 20, 25, 30 फाइलम है, पर अपने सभी को नहीं पढ़ेंगे। हेडिंग डालो फाइलम या संघ, फाइलम या संघ। पहला फाइलम लिखो अपने प्रोटियोबैक्टीरिया। ये अपने फाइलम या संघ पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि अपने फाइलम या संघ के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपने जीवाणुओं का। पहले अपने देखेंगे कि प्रोटियोबैक्टीरिया जो अपना संघ है ना, इसमें कौन कौन से जीवाणु आते हैं। प्रोटियोबैक्टीरिया, इसमें पहली लाइन लिखो कि जितने भी ग्राम नेगेटिव जीवाणु है ना, वो सभी के सभी प्रोटियोबैक्टीरिया में आते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणु है ना, जितने भी सभी ग्राम नेगेटिव जीवाणु सभी ग्राम नेगेटिव जीवाणु प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं। पहली लाइन लिखो कि सभी ग्राम नेगेटिव जीवाणु है वो प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम के अंदर आते हैं। यानी ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं का सबसे बड़ा संघ या फाइलम कौन सा है, प्रोटियोबैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव जीवाणु है ना, अपने सबसे ज्यादा पादपों में रोग होता है अपने ग्राम नेगेटिव जीवाणु के द्वारा ही होता है। जितने भी ग्राम नेगेटिव जीवाणु हैं वो सभी कौन से फाइलम के अंदर आते हैं, अपने प्रोटोबैक्टीरिया, यानी ग्राम नेगेटिव जीवाणु का सबसे बड़ा संघ। सॉरी ये से लिखो इसको, ग्राम नेगेटिव जीवाणु का सबसे बड़ा फाइलम है या संघ है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु का सबसे बड़ा क्या फाइलम या संघ है इसके अंदर अपने लिख लो। पहला लिखो राइजोबियम, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम, एजोस्पाइरिलम, 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 राइजोबियम, ब्रेंडी राइजोबिडी, राइजोबियम, ब्रेंडी राइजोबियम, ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, एस्केरिया, एस्केरिया इविरनिया, एस्केरिया इविरनिया, नाइटोबैक्टर,
नाइट्रोबैक्टीरियम या नाइट्रोबैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस सरसेनिया थायोबैसिलस है, सॉरी लैक्टोबैसिलस नहीं है, यहाँ पर थायोबैसिलस है। थायोबैसिलस कौन कौन से हो गए? राइजोबियम हो गया, एग्रोबैक्टीरियम हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया, एस्केरिया हो गया, ब्रेंडी राइजोबियम हो गया, जेंथोमोनास हो गया, सेउडोमोनास हो गया, यूरेनिया हो गया, नाइट्रोबैक्टीरियम हो गया, थायोबैसिलस हो गया, सरसेनिया हो गया, स्पाइरला रिकेटिशिया, एक और लोग ने स्पाइरिला निकेटिशिया स्पाइरला निकेटिशिया, रास्टोनिया ये इतने जीवाणु है वो अपने कौन से संघ में आते हैं? प्रोटोबैक्टीरिया संघ में आते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? अपना प्रोटियोबैक्टीरिया। ये अपने को पता होना चाहिए ये जीवाणु कौन कौन से संघ में आते हैं। इन फाइलम कौन सा है इनका? ये राइजोबियम हो गया, ब्रेंडी राइजोबियम हो गया, नाइट्रोबैक्टीरियम हो गया, एग्रोबैक्टीरियम हो गया, जेंथोमोनास हो गया, सेउडोमोनास हो गया, थायोबैसिलस हो गया, सरसेनिया हो गया, यूरेनिया हो गया, एजोस्पाइरलम, एस्केरिया, स्पाइरिला निकोटिशिया, रास्टोनिया। ये सभी जो जितने भी बैक्टीरिया है ये कौन से समूह में आते हैं? ये संघ में आते हैं, प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं। इसको नोट कर लो अपने, केवल एग्जाम में पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा जीवाणु कौन से फाइलम यानी संघ में आता है। भी पूछ लेंगे प्रोटोबैक्टीरिया फाइलम या संघ में कौन से जीवाणु आते हैं। तीन तो अपने ये दे देंगे भी, जो राइजोबियम दे दिया, लैक्टोबैसिलस ब्रेंडी राइजोबियम दे दिया और थायोबैसिलस दे दिया, और एक अन्य कोई जीवाणु दे देंगे जैसे विल्ट दे दिया या रस्ट दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। नोट कर लिया क्या सभी ने? पहला फाइलम था अपना प्रोटियोबैक्टीरिया, यानी ग्राम नेगेटिव जीवाणु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? प्रोटियोबैक्टीरिया। इसमें अपने ये जो नोट किए राइजोबियम, ब्रेंडी राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, थायोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टीरियम, सर्सेनिया, रस्टेनिया, ये सभी कौन से में आते हैं? प्रोटियोबैक्टीरिया समूह फाइलम में आते हैं। दूसरा फाइलम लिखो अपने एक्टिनोबैक्टीरियम।
दूसरा है अपना एक्टिनोबैक्टीरियम। एक्टिनोबैक्टीरियम दूसरा फाइलम या संघ कौन सा है अपना एक्टिनोबैक्टीरियम। इसमें लिखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, 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 एक्टिनोमाइसिटिस, एक्टिनोमाइसिटिस, एक्टिनोमाइसिटिस और माइकोबैक्टीरियम। और तीसरा कौन सा है माइकोबैक्टीरियम। तीसरा है माइकोबैक्टीरियम। दूसरा फाइलम या संघ कौन सा है अपना एक्टिनोबैक्टीरियम। एक्टिनोबैक्टीरियम में क्या कहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिस और माइकोबैक्टीरियम। नोट कर लो दूसरा फाइलम अपना एक्टिनोबैक्टीरियम। अब ज्यादा नहीं है, 2-3 फाइलम, वो एक ही जो प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम है वही सबसे बड़ा है, बाकी में तो 4-5 ही अपने जीवाणु है। एक्टिनोबैक्टीरिया हमने लिख लिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक्टिनो। तीसरा लिखो अपने फर्मिक्यूटस। तीसरा फाइलम कौन सा अपना फर्मिक्यूटस। तीसरा फाइलम लिखो अपने कौन सा है फर्मिक्यूटस। दूसरे में लिख लिया ना अपने स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिटिस और माइकोबैक्टीरिया। फर्मिक्यूटस है, इसके अंदर अपने क्या है कि अलग अलग क्लास में अलग अलग जीवाणु पढ़ेंगे। फर्मिक्यूटस, फर्मिक्यूटस में क्लास 1 में लिखो क्लोस्ट्रीडिया, क्लोस्ट्रिया, क्लोस्ट्रिया, क्लोस्ट्रिडिया। क्लोस्ट्रिडिया में पहला जीवाणु लिखो अपने क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम। तीसरा से कौन सा अपना फर्मिक्यूटस। फर्मिक्यूटस में क्लास 1 में लिखो अपने क्लोस्ट्रिडिया। क्लोस्ट्रिडिया में पहला अपना है क्लोस्ट्रीडियम। क्लास 2 में लिखो मोलिक्यूलस, मोलिक्यूटस। दूसरी क्लास कौन सी अपनी मोलिक्यूटस। मोलिक्यूटस में लिखो अपने माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा। ये जीवाणु माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा कौन से संघ में आते हैं फर्मिक्यूटस संघ में आते हैं। और क्लास कौन सी है मोलिक्यूलस, मोलिक्यूटस। माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा जीवाणु है कौन से क्लास में आते हैं मोलिक्यूटस, और कौन से संघ में आते हैं फर्मिक्यूटस। इसमें क्लास में ध्यान रखना भी कौन से क्लास है कौन सा संघ में, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना।
तीसरी क्लास होगी बेसिलाई। तीसरी क्लास है बेसिलाई। बेसिलाई में कौन कौन से जीवाणु आते हैं? एक तो आता है बेसिलस, बेसिलस, दूसरा है लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस, दूसरा जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबेसिलस। तीसरा अपना फाइलम या संघ कौन सा है? फर्मिक्यूटस। फर्मिक्यूटस में अपने क्या तीन संघ वो तीन क्लास पढ़ी है। पहली क्लास है क्लोस्ट्रीडिया, क्लोस्ट्रीडिया में आता है क्लोस्ट्रीडियम। दूसरी पढ़ी है अपने मोलिक्यूटस, मोलिक्यूटस में आ गया माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा। तीसरी क्लास है अपनी बेसिलाई, बेसिलाई में बेसिलस और लैक्टोबेसिलस जीवाणु हो गए। फर्मिक्यूटस में अपने माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, बेसिलस, लैक्टोबेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु है। सभी कौन से में आते हैं? अपने फर्मिक्यूटस फाइलम में आते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, नोट कर लो इसको। ये अपना क्या एक बैक्टीरिया लगभग कंप्लीट हो गया है। कल अपने फंगाई यानी कवक के बारे में पढ़ेंगे। जो कवक और बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं वो अपने आगे क्लास में जो क्रॉप डिजीज है वो एक साथ पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको बैक्टीरिया मतलब कौन कौन से कितने प्रकार के बैक्टीरिया है, क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर, क्या कवक के अंदर होता है, माइकोप्लाज्मा किसको बोलते हैं, परपोसिया पैरासाइट क्या होता है, इसी चीज के अपने को पहले पता होनी चाहिए। पहले अपने नॉर्मल जितनी भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो एक दो क्लास में अपने कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपने जितने भी प्लांट के अंदर डिजीज होते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा या वायरस, वो सभी अपने पढ़ेंगे।